निर्मला जी, मिडिल क्लास रो रहा है, अगर थोड़ी सी मदद मिल जाती तो। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यानी भारत में आपको एक महीने का 1 लाख भी कमाए तो उसको टैक्स नहीं देना होगा। भारत में मिडिल क्लास आज से पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। क्या हमें अगले साल टैक्स देना होगा? आखिर हमारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? क्या हमारा टैक्स का पैसा चोरी होता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं नए टैक्स स्लैब की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 से 4 लाख नील, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 से ऊपर है तो 30%। वेट, मगर निर्मला सीतारमण जी ने तो कहा था कि आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिर ये सब क्या है? चलिए समझाता हूँ। असल में होगा ये, अगर आपकी इनकम या बिजनेस प्रॉफिट 12 लाख से कम है या 12 लाख भी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये नए टैक्स स्लैब में होगा। वहीं पुराने टैक्स स्लैब में ये था कि आपको इनकम टैक्स में आपकी इनकम करनी पड़ती थी, मगर नए टैक्स स्लैब में ये होगा, जब आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करेंगे तो रिटर्न आपके टैक्स को कैलकुलेट करेगा। जब बात पेमेंट देने की आई और आपकी इनकम 12 लाख है तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स 0% हो जाएगा। अब बात करते हैं टैक्स कम करने से भारत को क्या फायदा होगा। बजट के स्टार्टिंग में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने मिडिल क्लास के लिए परचेजिंग पावर बढ़ाने की बात की थी। इससे ये होगा कि मिडिल क्लास के हाथों में पैसा बचेगा, जिससे खर्च ज्यादा होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहूँ तो बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होगा जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। एक बजट में सिर्फ 3 बातों पर फोकस किया जाता है। भारत पैसा कहाँ से लाएगा, भारत कितना पैसा खर्च करेगा, भारत फोकस किस चीज पर करेगा। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ लेते हो तो आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये देश हमारा परिवार है। जैसे हमारे परिवार में सबसे बड़े दादाजी होते हैं, जिन्हें सीनियरिटी के आधार पर परिवार का मुखिया माना जाता है, वैसे ही देश के अंदर हेड सरकार होती है, जिसे इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। एक परिवार के अंदर इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं? सैलरी या बिजनेस, 2 ही चीज होते हैं। वैसे ही सरकार के भी इनकम ऑफ सोर्स हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट और जीएसटी। जैसे परिवार के खर्च होते हैं वैसे ही सरकार के भी खर्च होते हैं। जैसे परिवार के मुख्य का कार्य होता है छत की रिपेयरिंग कराना, मकान बनाना, नई गाड़ी लाना, वैसे ही सरकार भी देश के अंदर ऐसे ही काम करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना, इसरो के मिशन के लिए बजट देना, रेलवे ट्रैक बनाना, सड़कें बनाना इत्यादि। जैसे फ्यूचर के लिए परिवार पैसे सिक्योर करके रखता है, वैसे ही देश भी फ्यूचर के लिए पैसे सिक्योर करता है। जैसे मालूम पड़े कि परिवार को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए वो सेविंग करके रखता है, वैसे ही देश भी सेविंग करता है आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए। यही बजट है। अब आपने ये तो समझ लिया बजट है क्या। अब इस चीज को समझिए कि बजट बनता कैसे है। ये उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एस्टिमेट होता है। जैसे 1 फरवरी 2025 को भारत का बजट रिन्यू हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, उसके बीच में ये आइडिया लगाया जाएगा कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा, कहाँ पे कैसा पैसा आएगा, हमको फ्यूचर में क्या क्या किया जाएगा, ये सब एस्टिमेट लगाया जाता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, जिसमें होती है पहली प्लानिंग, जो 2024 सितंबर में ही हो गई थी। अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग लोग बैठते हैं जो 1 साल का बजट बनाते हैं और ये आकलन लगाते हैं कि अगले साल हमें क्या करना होगा। उसके बाद आती है रिव्यू स्टेज। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट से राय ली जाती है, या यूं कहें तो उनसे रिव्यू मांगा जाता है या उन्हें परखा जाता है। उसके बाद आती है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट रिन्यू होने से 1 दिन पहले रिलीज किया जाता है। यानी 31 जनवरी 2025 को ये रिन्यू या रिलीज किया गया था, जिसमें पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड होता है। महंगाई दर क्या रही, बेरोजगारी दर क्या रही, आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे और आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान किए जाएंगे, ये सब होता है। फिर आखिरी स्टेज जिसमें बजट तैयार होता है। बजट तैयार होने के बाद मिनिस्टर को
सिक्योर लोकेशन पे भेज दिया जाता है ताकि कोई भी डिटेल्स पब्लिक में ना आ सके। अगर ऐसा होगा तो शेयर मार्केट के स्टॉक्स लोग खरीद लेंगे, जिससे भारत को नुकसान होगा। अब बात करते हैं पैसों का खेल। बड़े बड़े अंकों को साइड में रखते हैं। अब एक 100 का नोट लेते हैं। अब ये 100 रुपए आते कहाँ से और ये 100 रुपए जाते कहाँ से हैं? आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देखो, इस चार्ट को समझिए। मान लो सरकार के पास 100 रुपए आते हैं, इसमें 17 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स है, 22% इनकम टैक्स है, 4 रुपए कस्टम से, 5 रुपए यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, 18 रुपए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 9 रुपए नॉन टैक्स रिसिप्ट, 1 रुपए नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। अब बचता है 24 रुपए। ये बड़ा सवाल, 24 रुपए आखिर है क्या? इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। अब आप दूसरा चार्ट समझिए, 100 रुपए जाते कहाँ हैं? 8 रुपए डिफेंस को जाते हैं, 6 रुपए सब्सिडी, 8 रुपए फाइनेंस कमीशन को, 22 रुपए स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, 4 रुपए पेंशन में, 8 रुपए अदर एक्सपेंडिचर, 8 रुपए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 16 रुपए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब यहाँ पे बचता है ये 20 रुपए। आखिर ये 20 रुपए है क्या? ये 20 रुपए है इंटरेस्ट, यानी वो रुपए जो पिछली सरकारों ने लोन लिया था उसकी किस्तों को भरने के लिए ये 20 रुपए यूज किया जाता है। अगर सरकार की इनकम वे से ज्यादा है तो सरप्लस बजट होगा। अगर वही इनकम वे के बराबर है तो बैलेंस बजट होगा। अगर वही इनकम से ज्यादा खर्चे हो तो उसे घाटे का बजट कहते हैं या डेफिसिट बजट कहते हैं। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सिर्फ एक बार ही बजट सरप्लस किया था, अदरवाइज उसके अलावा कभी भी नहीं किया। उसके बाद से हमेशा डेफिसिट बजट ही होता आ रहा है। अब बात करते हैं 20 रुपए की, जो लोन इंटरेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। एक परिवार है जहां एक लोन लेकर विदेश यात्रा पे चला जाता है, एक लोन लेकर वो शादी पे खर्च कर देता है, दैट्स बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। एक परिवार दूसरी ओर है जहां पर वो लोन लेकर एजुकेशन पे खर्च करता है, बिजनेस पे खर्च करता है, अपने घर पे खर्च करता है, जो उसको फ्यूचर में जाके प्रॉफिट देगी, दैट्स गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। यही सरकार पर लागू होता है। अगर सरकार लोन लेकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती है, उनकी जेब गर्म करती है, दैट्स बैड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर सरकार लोन लेकर देश के हित में काम करती है, इसरो मिशन के लिए पैसे देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे देती है, एजुकेशन पे खर्च करती है, दैट्स गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता रहा हूं जो ध्यान से सुनिएगा। सरकार 2025-26 में 34.96 लाख करोड़ रुपए कमाने वाला है। वहीं खर्च इनका होगा जो है 50.65 लाख करोड़, यानी जो इसके बीच का अंतर है वो आ रहा है 15.69 लाख करोड़, जो हमें बोरो करना पड़ेगा, यानी हमें कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार ने 3 एरियो में इन्वेस्टमेंट की बात की, पब्लिक, इकोनॉमी और इनोवेशन। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। आज अगर हमारी सरकार देश में सेना के लिए पैसे खर्च करती है, एजुकेशन पे पैसे खर्च करती है, इसरो के लिए पैसे खर्च करती है, डिफेंस पे पैसे खर्च करती है, रेलवे पे पैसे खर्च करती है, IIT बनाती है, एम्स बनाती है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम टैक्स पेयर है, जो हमारे देश के लिए पैसा यूज हो रहा है। एक तरह से अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर वो मेरे घर में लग रहा है तो मुझे गर्व है। आज अगर मैं टैक्स दे रहा हूं, अगर वो मेरे देश में यूज हो रहा है तो इस चीज पे हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास को एक चीज का दुख हमेशा होता है कि टैक्स के बदले में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। सरकार इन चीजों पे कभी फोकस नहीं करती। सरकार फोकस करती है तो अपने इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च इंडिया में ही होता है। आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे परिवार के अंदर एक लड़का बड़ा होता है तो उसका पिता उसको जिम्मेदारी देता है अपने पैरों पे खड़े होने की, वैसे ही मैं सरकार से भी कहूंगा कि सरकार अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अगर देश हित के लिए काम करेगी तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे देश के अंदर करप्शन कितना बढ़ चुका है, रिश्वतखोरी कितनी बढ़ चुकी है। अगर इसको कम करके नहीं ईमानदारी से काम किया जाए तो निश्चित तौर पे ये बजट सरप्लस में जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कंटेंट अच्छा है तो आप अपना सपोर्ट दिखाओ, मैं ऐसा कंटेंट फिर आपके लिए नया लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।